Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hi dear students, I welcome you all once again in our new lecture from thermodynamics, and in today's lecture we are going to study factors affecting delta H. वो कौन कौन से फैक्टर है जिस पे डेल्टा H का वैल्यू डिपेंड करता है, यानी कि डेल्टा H हम किसे कहते हैं, हीट ऑफ द रिएक्शन। हीट ऑफ द रिएक्शन का मतलब कि जब एक केमिकल रिएक्शन होती है तो उस केमिकल रिएक्शन में कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस होता है या उस केमिकल रिएक्शन में कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन होता है, उसी को हम कहते हैं हीट ऑफ द रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, जिसे हम डेल्टा H से डिनोट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि ये जो हीट ऑफ रिएक्शन है डेल्टा H, ये कौन से रिएक्शन के लिए इसका वैल्यू ज्यादा होता है और कौन से रिएक्शन में डेल्टा H का वैल्यू कम हो सकता है। या अगर हम फॉर एग्जांपल एलोट्रोपिक फॉर्म्स ले डिफरेंट सबस्टेंसेस के, क्या डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सबस्टेंसेस के लिए जो केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, क्या उनके लिए डेल्टा H का वैल्यू हीट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू सेम होगा या नहीं होगा। बल्कि हम पढ़ेंगे कि वो सारे फैक्टर्स जिसपे कि डेल्टा H का वैल्यू डिपेंड करता है। तो सबसे पहले I am going to take first factor, that is physical state. Physical state of reactants. Physical state of reactants or products. Physical state of reactants क्या मतलब है? फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स का मतलब यह है कि हमारे जो रिएक्टेंट्स होते हैं या जो प्रोडक्ट्स होते हैं, क्या वो सॉलिड्स है, लिक्विड्स है या गैसेस है, वो चीज भी डिटरमाइन करता है एक केमिकल रिएक्शन का हीट ऑफ रिएक्शन, कि उस रिएक्शन में कितनी एनर्जी रिलीज होगी या कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब होगी। ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के फिजिकल स्टेट पे भी डिपेंड करता है। मैं एक्सप्लेन करता हूं, देख लीजिए बेटा। आई एम गोइंग टू टेक वन रिएक्शन, H2 gas plus O2 that is also in the form of gas। तो हाइड्रोजन में 2 टाइम्स लेता हूं, 2 टाइम्स हाइड्रोजन गैस प्लस O2 ऑक्सीजन गैस, इन दोनों को मैं कंबाइन करूंगा, एंड दे फॉर्म 2 टाइम्स वाटर। और ये जो वाटर यहां पे बना है, से फॉर द एग्जांपल इट इज आल्सो फॉर्मड इन गैसोस फॉर्म। तो मैंने रिएक्शन में क्या किया, हाइड्रोजन को गैसोस फॉर्म में लिया, ऑक्सीजन को भी गैसोस फॉर्म में लिया और दोनों ने कंबाइन करा, और कंबाइन करने के बाद इन्होंने जो वाटर बनाया वो वाटर भी गैसोस फॉर्म यानी कि वेपर फॉर्म में बन रहा है। मैं दूसरी रिएक्शन लेता हूं, दूसरी रिएक्शन, ट्वाइस H2 गैस हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, ये आपस में कंबाइन करेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस, और कंबाइन करके ये बना रहे हैं 2 टाइम्स वाटर। लेकिन जो इस रिएक्शन में वाटर बन रहा है वो लिक्विड फॉर्म में बन रहा है। देख लीजिए दोनों रिएक्शन सेम है, रिएक्टेंट्स हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, रिएक्टेंट्स तो सेम है, गैसवस ऑक्सीजन। लेकिन जो प्रोडक्ट बन रहा है, यहां पे प्रोडक्ट गैसवस फॉर्म में बन रहा है, यहां पे मगर प्रोडक्ट लिक्विड फॉर्म में बन रहा है। अब अगर आपसे पूछा जाए, अब बताइए कौन सी रिएक्शन में एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, आप क्या कहोगे? मैं ये कहूंगा कि डेल्टा H जो हीट ऑफ रिएक्शन है वो इस रिएक्शन के लिए कम होगा, बट इस रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होगी डेल्टा H का वैल्यू वो इस रिएक्शन में हाई होगा। समझ लीजिए बेटा, मैं कह रहा हूं जिस रिएक्शन में वाटर लिक्विड फॉर्म में बन रहा है उसमें हीट ऑफ द रिएक्शन का वैल्यू ज्यादा होगा, और जिस रिएक्शन में गैसोस वाटर मिल रहा है, वाटर वेपर मिल रहा है, उसमें हीट ऑफ रिएक्शन लेस होगा। अब सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि आपको पता है एक चीज बेटा, आसान हो रही है। आई विल स्टॉप वीडियो हियर। सो वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो हम बात कर रहे थे, हमने हाइड्रोजन लिया था, ऑक्सीजन लिया था, बोथ इन गैसोस फॉर्म, और वाटर भी हमें गैसोस फॉर्म यानी कि वेपर फॉर्म में यहां पे मिला, और फिर हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को गैसोस फॉर्म में फिर से कंबाइन किया और हमको वाटर लिक्विड फॉर्म में मिला। अगर हमें पूछा जाए कि इन दो रिएक्शंस में से कौन सी रिएक्शन में हीट ज्यादा रिलीज होगी, तो हम कहेंगे जिस रिएक्शन में गैसोस प्रोडक्ट मिल रहा है
उसमें हीट कम रिलीज होगी, डेल्टा एच का वैल्यू कम आएगा। लेकिन जिसमें वाटर लिक्विड फॉर्म में बन रहा है, प्रोडक्ट लिक्विड फॉर्म में बन रहा है, उसमें जो एनर्जी रिलीज होगी उसका वैल्यू बहुत ज्यादा होगा, दैट विल बी एक्सट्रीमली हाई। अब रीजन क्या है देख लो, लिक्विड जो बनता है ना, लिक्विड मॉलिक्यूल्स जब बनते हैं, लिक्विड मॉलिक्यूल्स क्लोज होते हैं एक दूसरे के, क्योंकि उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम होती है। जब लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस कम होगी तो अट्रैक्शन ज्यादा डेवलप होगा। जब लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा डेवलप होगा तो अट्रैक्शन के दौरान एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। तो ये वाली रिएक्शन जो है ना, जिसमें लिक्विड प्रोडक्ट मिल रहा है, इसमें ज्यादा अट्रैक्शन होगी लिक्विड में, और लिक्विड में अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से एनर्जी भी ज्यादा रिलीज हो जाएगी। लेकिन यहां पे गैसोस प्रोडक्ट मिल रहा है, गैसोस प्रोडक्ट, इसमें गैसोस मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहते हैं और अट्रैक्शन उनके बीच में कम होती है। कम अट्रैक्शन का मतलब एनर्जी भी कम रिलीज होगी। तो ये कहना चाहता हूं मैं कि जब भी एक केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट्स का फिजिकल स्टेट अलग अलग हो तो जो डेल्टा एच है, एनर्जी का रिलीज होने का वैल्यू, वो उसका वैल्यू भी अलग अलग आएगा। और मेन एक चीज आप समझो, अगर हम गैसवस वाटर वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करें, जब हम गैसवस वाटर को लिक्विड में कन्वर्ट करें, द प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। जब वाटर की कंडेंसेशन होती है तो गैसोस मॉलिक्यूल्स क्लोज आते हैं, और क्लोज आने की वजह से अट्रैक्शन ज्यादा होगी। अट्रैक्शन जब ज्यादा होगी तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। तभी मैं कहता हूं कि जिस रिएक्शन में लिक्विड प्रोडक्ट बनेगा या यूजुअली सॉलिड प्रोडक्ट बनेगा, उसमें एनर्जी भी ज्यादा रिलीज हो जाएगी। लेकिन जिस रिएक्शन में गैसोस प्रोडक्ट बनेगा उसमें कम एनर्जी रिलीज होगी। तो ये पहला फैक्टर था जिसमें हमने बात की कि रिएक्शन का डेल्टा एच, हीट ऑफ रिएक्शन, कौन से उस रिएक्शन में ज्यादा होगा जिसमें लिक्विड प्रोडक्ट्स या सॉलिड प्रोडक्ट्स ज्यादातर बनेंगे एज कंपेयर टू द गैसोस प्रोडक्ट्स। ये तो पहला फैक्टर था जिसपे डिपेंड करता है डेल्टा एच का वैल्यू, कि डेल्टा एच मतलब हीट ऑफ रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन में ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, वो कौन कौन सी चीजों पे डिपेंड कर रहा है, वही हम पढ़ रहे हैं। तो देख लीजिए दूसरा फैक्टर क्या है। सेकंड फैक्टर इज द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। Nature of solvent in which reaction occurs, बेटा नेचर ऑफ सॉल्वेंट, वो सॉल्वेंट जिसमें हम रिएक्शन कर रहे हो, वो सॉल्वेंट भी डिटरमाइन करता है एक केमिकल रिएक्शन के डेल्टा एच का वैल्यू। समझ लीजिए, मैं समझाता हूं एक चीज। अगर मैं NaCl लेता हूं, सोडियम क्लोराइड, ये एक साल्ट है। साल्ट ये आयन से बने होते हैं, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है। तो अगर मैं इस साल्ट को वाटर में डिसॉल्व करता हूं, मैं लिखूंगा यहां पे एक्वस। एक्वस मतलब है मैंने साल्ट को वाटर में डिसॉल्व कर दिया। तो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद क्या होगा, आपका साल्ट डिकंपोज हो जाएगा, वाटर में डिसोसिएट हो जाएगा, ये बनाएगा Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो देख लीजिए, मैंने साल्ट को वाटर में डिसॉल्व कर दिया, आपको आयन्स मिल रहे हैं Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन। तो यहां पे Na पॉजिटिव जो बनेगा उसको वाटर में हाइड्रेशन हो जाएगी और वो हाइड्रेटेड फॉर्म में रहेगा। सेम विल बी द केस विद Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव जो है इसकी भी हाइड्रेशन हो जाएगी, ये भी वाटर में एक्वस फॉर्म में रहेगा। तो NaCl को आपने वाटर में डिसॉल्व किया है, वाटर यहां पे सॉल्वेंट है, एक्वस मीडियम में डिसॉल्व कर दिया तो वाटर यहां पे सॉल्वेंट है, उसी वाटर में डिसोसिएशन हो गई, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव बन गए, ठीक है। लेकिन अगर मैं NaCl साल्ट को वाटर के बदले मैं बेंजीन में डिसॉल्व कर देता हूं, सबसे पहले मैं आपको समझाऊं, जो NaCl है वो पोलर है, पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है। NaCl एक पोलर सबस्टेंस है, आयनिक क्रिस्टल, पोलर है, चार्जेस होते हैं यहां। लेकिन बेंजीन जो है इट इज अ हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये नॉन पोलर है। तो सोडियम क्लोराइड साल्ट पोलर है, लेकिन बेंजीन जो है नॉन पोलर है। अगर हम इसको इसमें डिसॉल्व करेंगे, पहले ये इसमें डिसॉल्व होगा ही नहीं, अगर मानो फिर भी ये डिसॉल्व हो गया तो डिसोनेशन का जो एक्सटेंट होगा वो बहुत कम होगा। यानी कि यहां पे भी Na पॉजिटिव बनने के चांसेस है, Cl नेगेटिव बनने के चांसेस है, लेकिन जो मैग्नीट्यूड होगा डिसोसिएशन का वो बहुत कम होगा। तो कहने का मतलब यह है NaCl वाटर में ज्यादा डिकंपोज हो जाएगा,
ज्यादा डिकम्पोज हो जाएगा। और NaCl बेंजीन में जब डिसॉल्व करोगे तो डिसोसिएशन बहुत कम होगी या तो बिल्कुल होगी ही नहीं। तो इसका मतलब है इसका डेल्टा H और इसका डेल्टा H, इसके इस रिएक्शन में जो डेल्टा H होगा उसके बदले में डेल्टा H1 लिखूंगा, इस रिएक्शन में जो डेल्टा H होगा उसके बदले में डेल्टा H लिखूंगा। देखो यहां पे NaCl वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो तो डिसोसिएशन जल्दी होगी, क्योंकि NaCl भी पोलर है वाटर भी पोलर है, जब दोनों पोलर है डिसोसिएशन जल्दी हो जाएगी और डेल्टा H का वैल्यू ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो NaCl यहां पे बेंजीन में हमने डिसॉल्व कर दिया, NaCl पोलर बेंजीन नॉन पोलर, पहले तो इसमें डिसॉल्व होगा ही नहीं। अगर मानो चलो डिसॉल्व हो भी गया लेकिन डिसोनेशन कम होगी, सॉल्युबिलिटी बहुत कम होगी, डिसोसिएशन का मैग्नीट्यूड कम होगा और डेल्टा H का वैल्यू भी कम होगा। तो मैं इन रिएक्शंस के लिए भी कहूंगा डेल्टा H1 will not be equal to delta H2 because we are using different solvents। जब आप सॉल्वेंट अलग अलग यूज करोगे, नो डाउट केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन सेम, बट सॉल्वेंट आपने अलग अलग यूज किया है तो एनर्जी चेंज जो आएगा रिएक्शन में वो सेम नहीं होगा, क्योंकि हमने सॉल्वेंट अलग अलग इस्तेमाल किए हैं। हाँ यहां पे आप समझ सकते हो जो NaCl है पोलर को हमने नॉन पोलर में डिसॉल्व कर दिया, तो देयर इज अ ट्रेंड इन केमिस्ट्री लाइक डिसॉल्व्स लाइक, पोलर डिसॉल्व्स पोलर, लाइक नॉन पोलर डिसॉल्व्स नॉन पोलर। लेकिन यहां पे साल्ट पोलर है लेकिन सॉल्वेंट नॉन पोलर है। पहले तो डिसोनेशन होगा ही नहीं, ये इसमें डिसॉल्व होगा ही नहीं, अगर हुआ भी तो डिसोसिएशन का मैग्नीट्यूड बहुत कम होगा और डेल्टा H का मैग्नीट्यूड भी बहुत कम होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं डेल्टा H1 डेल्टा H2 के बराबर नहीं होगा। कहने का मतलब यह है जो डेल्टा H का वैल्यू है वो सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है। नाउ वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट फैक्टर, we'll be moving towards next factor, that is the factor number 3, allotropic forms of reactants, allotropic forms of reactants or products, allotropic forms of reactants or products। देख लीजिए बेटा, I will take कार्बन, लेकिन मैं लूंगा यहां पे ग्रेफाइट। या ग्रेफाइट क्यों ले, हम लेते हैं कार्बन का एमोर्फस फॉर्म। मैंने यहां पे कार्बन लिया है बट एन एमोर्फस फॉर्म, लेकिन यहां पे मैं कार्बन लूंगा नीचे इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। कार्बन मैंने यहां पे भी लिया, लेकिन ऊपर मैंने कार्बन एमोर्फस फॉर्म में लिया, नीचे मैंने कार्बन क्रिस्टलाइन फॉर्म में लिया। अब ये एमोर्फस फॉर्म और क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या है, जब कार्बन एटम्स जब क्लोजली पैक हो इन अ वेल डिफाइंड मैनर, जब कार्बन एटम्स पैक हो जाए एक सॉलिड में इन अ वेल डिफाइंड मैनर, वहां पे जो सॉलिड बनेगा उसको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे। लेकिन जब कार्बन एटम्स क्लोजली पैक हो जाते हैं लेकिन उस पैकिंग में कोई डेफिनेट ऑर्डर 3 डायमेंशनल स्पेस में फॉलो नहीं हो रहा, तो ऐसे कार्बन को हम एमोर्फस कार्बन कहेंगे। तो मैंने 2 कार्बन लिए हैं, एमोर्फस कार्बन एंड क्रिस्टलाइन कार्बन। these two carbon atoms will be these two carbons, amorphous carbon and crystalline carbon। इनमें फर्क किसका है, कार्बन एटम्स के अरेंजमेंट का फर्क है। तो इन कार्बन को मैं कहूंगा दे आर द एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। ये कार्बन का एक एलोट्रोपिक फॉर्म है जिसमें कार्बन एटम्स की रेगुलर पैकिंग नहीं हुई है, और ये कार्बन एटम्स का दूसरा एलोट्रोपिक फॉर्म है जिसमें कार्बन एटम्स की रेगुलर पैकिंग हुई है इन 3 डायमेंशनल स्पेस। तो जब मैं इन दोनों को ऑक्सीजन ऐड करूंगा, ऑक्सीजन ऐड करने की वजह से क्या होगा, यह कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन भी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो समझ लो इस रिएक्शन में जो हीट रिलीज हो रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, दैट इज डेल्टा H1, और इस रिएक्शन में जो हीट एब्जॉर्ब होगी या हीट रिलीज होगी उसके बदले में लिखता हूं डेल्टा H2। अब बताइए इस वाले कार्बन में कोई परफेक्ट ऑर्डर है ही नहीं, लेकिन इस वाले कार्बन में परफेक्ट ऑर्डर है। क्या इन दोनों का रिएक्शन करने का तरीका सेम होगा? नहीं होगा। ऑब्वियसली इनका रिएक्शन का तरीका जो होगा वो अलग अलग होगा। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसमें कार्बन एटम्स की रेगुलर पैकिंग होती है। रेगुलर पैकिंग होने की वजह से ये जो कार्बन एटम होता है ना, यहां स्टेबल फॉर्म में होता है। तो स्टेबल फॉर्म में होने का मतलब है ये आसानी से रिएक्ट ही नहीं करेगा। जब आसानी से रिएक्ट ही नहीं करेगा तो यहां पे जो डेल्टा H का वैल्यू होगा वो कम हो सकता है। लेकिन यहां पे जो एमोर्फस कार्बन है, एमोर्फस कार्बन में कार्बन एटम्स की रेगुलर पैकिंग नहीं हुई होती है,
तो रेगुलर पैकिंग जब नहीं हुई होती है उसका मतलब है कार्बन एटम्स इर्रेगुलरली पैक्ड है, यानी कि कार्बन एटम्स ने परफेक्ट बॉन्ड्स नहीं बनाई होगी, यानी कि ये अनस्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन होगा। जब अनस्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन होगा तो ये आसानी से रिएक्शन करेगा, जब आसानी से रिएक्शन करेगा तो डेल्टा एच का वैल्यू ज्यादा हो सकता है एज कंपेयर टू डेल्टा एच टू। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, डेल्टा एच वन will also V not equal to delta H2, यानी कि इन दोनों रिएक्शंस में जो हीट ऑफ द रिएक्शन का वैल्यू है वो सेम नहीं होगा, क्योंकि हमने एलोट्रोपिक फॉर्म्स लिए है। सबस्टेंसेस के दो एलोट्रोपिक फॉर्म्स लोगे तो डेल्टा H का वैल्यू ऑब्वियसली अलग अलग आएगा, क्योंकि इनका रिएक्शन करने का तरीका, इनकी रेट ऑफ द रिएक्शन सेम नहीं होगी, तो ऑब्वियसली हीट ऑफ द रिएक्शन भी सेम नहीं होगी। सो दिस वाज द थर्ड स्टेप, third factor which determines the value of delta H. देख लीजिए, we will move towards the fourth factor. Fourth factor is temperature and pressure. टेम्परेचर और क्या, टेम्परेचर और प्रेशर पे हीट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है कि नहीं करती? ऑब्वियसली करेगी। अगर आप एक रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो टेम्परेचर, तो प्रोडक्ट्स की एनर्जी बढ़ जाएगी। जब प्रोडक्ट्स की एनर्जी बढ़ जाएगी तो डेल्टा एच का वैल्यू भी बढ़ जाएगा, क्योंकि डेल्टा एच का वैल्यू किसके बराबर होता है? HP माइनस HR, हीट ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट्स। अगर आपने एक रिएक्शन में हीट दे दी, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो प्रोडक्ट्स का एनर्जी बढ़ेगा। जब प्रोडक्ट्स का एनर्जी बढ़ेगा एज कंपेयर टू रिएक्टेंट्स, जो इन दोनों का डिफरेंस आएगा वो पॉजिटिव आएगा, डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा, यानी कि हीट ऑफ द रिएक्शन ज्यादा का वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ज्यादा पॉजिटिव होगा। अगर टेम्परेचर कम ही दोगे तो हीट ऑफ द रिएक्शन आप कम दे रहे हो तो प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम ही बढ़ेगी। जब कम ही बढ़ेगी तो डेल्टा एच का वैल्यू कम ही पॉजिटिव आएगा। समझ रहे हो यहां पे? तो सेम द प्रेशर के लिए मैं एक चीज समझाता हूं। हमने एक एक फॉर्मूला पढ़ी है प्रीवियस लेक्चर्स में। जब हमने एंथैल्पी के रिलेटेड प्रीवियस लेक्चर्स पढ़े उसमें हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी डेल्टा एच डिटरमाइन करने के लिए। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ये हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी। अगर आपको हीट ऑफ द रिएक्शन डिटरमाइन करना हो, यू मस्ट नो द वैल्यू ऑफ डेल्टा यू एंड प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम। आप इस रिएक्शन के हिसाब से देखो, अगर आप प्रेशर ज्यादा लोगे, प्रेशर अगर आपने ज्यादा लिया है केमिकल रिएक्शन में, तो ऑब्वियसली डेल्टा एच का वैल्यू भी ज्यादा ही होगा, क्योंकि व्हेन यू इंक्रीज द प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से डायरेक्टली इंफ्लुएंस किस पे पड़ेगा? डेल्टा एच पे। यानी कि बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर दे हैव डायरेक्ट इंफ्लुएंस ऑन द हीट ऑफ द रिएक्शन। या और एक फॉर्मूला आपने पढ़ी थी, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। इस रिएक्शन में आप देखो, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हीट ऑफ द रिएक्शन बढ़ेगी। कहने का मतलब यह है टेम्परेचर और प्रेशर जो है दे हैव द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द हीट ऑफ द रिएक्शन। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ा दिया, तो हीट ऑफ द रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। यानी कि इन दोनों पे डेल्टा एच का वैल्यू डायरेक्टली डिपेंड करता है। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज समझाता हूं। इंपॉर्टेंट चीज, हीट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है? हीट ऑफ द रिएक्शन, या इसे हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं, डिनोट किससे करते हैं? डेल्टा एच से। सो डेल्टा एच इज हीट ऑफ रिएक्शन, जिसे हम एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन कहते हैं। और इस हीट ऑफ द रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन है क्या? वो एनर्जी जो रिलीज हो जाए ड्यूरिंग द ऑकरेंस ऑफ द केमिकल रिएक्शन, या वो एनर्जी जो एब्सॉर्ब हो जाए ड्यूरिंग द ऑकरेंस ऑफ द केमिकल रिएक्शन, उसी को हम हीट ऑफ द रिएक्शन कहते हैं या एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन कहते हैं, और जिसको हम डेल्टा एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज समझाऊंगा। अगर हमने एक केमिकल रिएक्शन कैरी करी है एट 25 डिग्री सेल्सियस, जो कि एक रूम टेम्परेचर है, हमने एक केमिकल रिएक्शन की और वो केमिकल रिएक्शन हमने 25 डिग्री सेल्सियस पे की, या मैं कहूंगा 298 केल्विन पे की। ठीक है, और इस रिएक्शन में हमने प्रेशर रखा 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, और उस केमिकल रिएक्शन में एक्वस सॉल्यूशन जो होगी उसकी कंसंट्रेशन हम रखेंगे 1 मोल। बेटा देख लीजिएगा, मैंने एक केमिकल रिएक्शन ली है, केमिकल रिएक्शन में मैंने टेम्परेचर रखा 298 केल्विन या 20 डिग्री सेल्सियस,
प्रेशर मैंने रख दिया 1 एटमॉस्फेयर और एक्वस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन मैंने रख दी 1 मोल। ये केमिकल रिएक्शन हो रही है 25 डिग्री सेल्सियस पे 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, कंसंट्रेशन मैंने यहां ली है 1 मोल, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन 1 मोल। इन कंडीशंस को टेम्परेचर 298 केल्विन, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, एक्वस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 1 मोल, ये कंडीशंस मैंने ली है इनको हम कहते हैं स्टैंडर्ड कंडीशंस। स्टैंडर्ड कंडीशंस में क्या आता है? टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, स्टैंडर्ड कंडीशंस में टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन, प्रेशर आता है 1 एटमॉस्फेयर और एक्वा सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 1 मोल। अगर आपने केमिकल रिएक्शन कैरी करी है एट स्टैंडर्ड कंडीशंस, इफ a chemical reaction is carried at standard conditions of temperature, pressure and concentration, then इस केमिकल रिएक्शन में जो हीट ऑफ द रिएक्शन, जो एनर्जी ऑफ द रिएक्शन रिलीज हो जाएगी एट स्टैंडर्ड कंडीशंस, जो एनर्जी इस रिएक्शन में अब्सॉर्ब होगी या रिलीज होगी, उस एनर्जी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन। बेटा स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं? स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन वो एनर्जी है जो रिलीज हो जाती है या एब्सॉर्ब हो जाती है उस केमिकल रिएक्शन में, जो केमिकल रिएक्शन हमने स्टैंडर्ड कंडीशंस पे कैरी आउट की है। सो व्हेनेवर a chemical reaction is carried at standard conditions, at that time the energy released or absorbed in the chemical reaction carried at standard conditions, the energy released at that time in case of chemical reaction or energy absorbed in that chemical reaction, that is called as standard heat of reaction। और standard heat of reaction को हम delta H naught से represent करते हैं। What is delta H naught? Delta H naught is the amount of energy released or amount of energy absorbed when the chemical reaction is carried at standard conditions। उस chemical reaction में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है या कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है, उसी को हम डेल्टा एच नॉट या स्टैंडर्ड हीट ऑफ द रिएक्शन कहते हैं। एक टर्म ऊपर यूज हो रही थी डेल्टा एच, दूसरी टर्म है डेल्टा एच नॉट। डेल्टा एच इज द एनर्जी रिलीज और एनर्जी अब्सॉर्ब in case of any chemical reaction taking place at any conditions of temperature and pressure. But delta H naught, it is also the energy released or energy absorbed in case of chemical reaction. But when the chemical reaction is carried at standard conditions, उस रिएक्शन में कितनी एनर्जी रिलीज होती है या कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब होती है, उसको हम स्टैंडर्ड हीट ऑफ द रिएक्शन कहते हैं। तो देख लीजिए बेटा, मैं ये रब कर देता हूं। सो मैं बात कर रहा था किसकी? डेल्टा एच नॉट की। डेल्टा एच नॉट क्या है? स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन। स्टैंडर्ड हीट ऑफ द रिएक्शन क्या है बेटा? कितनी एनर्जी रिलीज हो गई या कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब हो गई उस केमिकल रिएक्शन में जिस केमिकल रिएक्शन को हमने कैरी आउट किया है एट स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस या 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे। जब आप किसी केमिकल रिएक्शन को करते हो, कैरी आउट करते हो, उस रिएक्शन में कितनी एनर्जी रिलीज या अब्सॉर्ब हो जाएगी, उसी को हम स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन कहते हैं और डिनोट करते हैं किससे? डेल्टा एच से। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है जो मैं यहां पे लिखवाऊंगा, नोट। सम एलिमेंट्स जैसे क्लोरीन है Cl2, H2 है हाइड्रोजन, या F2 है फ्लोरीन, या मेरे पास ब्रोमीन है Br2, या मेरे पास फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन है N2, ऑक्सीजन O2, ये कुछ एलिमेंट्स में ले रहा हूं, या मेरे पास ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट जो कि कार्बन का एक एलोट्रोपिक फॉर्म है, या मेरे पास बेटा फॉर एग्जांपल फास्फोरस है, फास्फोरस इसकी फॉर्मूला है P4। इसको मैं हटा देता हूं, मैं फास्फोरस का स्ट्रक्चर आपको दिखाऊंगा। फास्फोरस एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम और लास्ट एटम। P4 मॉलिक्यूल, दैट इज फास्फोरस मॉलिक्यूल। 4 फास्फोरस एटम है यहां पे, तो इनके बीच में सिंगल बॉन्ड रख दो,
और ये आपका जो मॉलिक्यूल यहां पे बन रहा है इसी को हम P4 मॉलिक्यूल कहते हैं। P4 मॉलिक्यूल मतलब फास्फोरस, इसी मॉलिक्यूल को व्हाइट फास्फोरस कहते हैं। यही P4 मॉलिक्यूल यहां पे मैंने ले लिया। लाइकवाइज आई विल आल्सो टेक S8 सल्फर मॉलिक्यूल। सल्फर मॉलिक्यूल, चलो सल्फर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर भी दिखा देते हैं। ये एक सल्फर है, दूसरा सल्फर, तीसरा सल्फर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ एंड एट्थ सल्फर। सल्फर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सल्फर एटम्स आर गेटिंग लिंक्ड विथ ईच अदर। अब देख सकते हो यहां पे 8 सल्फर एटम्स, 8 सल्फर एटम्स आपस में लिंक हो रहे हैं बाय ए सिंगल बॉन्ड। और ये जो यहां पे स्ट्रक्चर बन रहा है S8 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, इसे हम नाम देते हैं पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर। पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर, पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर। ये जो मॉलिक्यूल मैंने यहां पे बनाया है इसका नाम पड़ता है क्या? पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर। अगर आप सल्फर की बात करते हो, सल्फर नेचर में एग्जिस्ट होता है इसी स्ट्रक्चर के फॉर्म में, S8 के फॉर्म में, और उसी S8 मॉलिक्यूल को हम सल्फर का एलिमेंटल फॉर्म कहते हैं। हम बेटा एलिमेंट किसे कहते हैं? एलिमेंट इज दैट फॉर्म ऑफ ए सबस्टेंस जिस फॉर्म में वो सबस्टेंस नेचर में एग्जिस्ट करे। एक एटम नेचर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट होता है वही उसकी एलिमेंटल फॉर्म कहलाती है। सल्फर जो है वो नेचर में एग्जिस्ट करता है इस फॉर्म में, S8 के फॉर्म में। तो S8 जो है ये सल्फर का एलिमेंटल फॉर्म है। तो देख लो बेटा, मैं इसको हटा देता हूं। सम एलिमेंट्स मैंने लिए, कौन कौन सा एलिमेंट मैंने लिया? क्लोरीन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ग्रेफाइट मैंने लिया, इट इज आल्सो द एलिमेंटल फॉर्म ऑफ कार्बन बट एलोट्रोपिक फॉर्म। फास्फोरस एलिमेंटल फॉर्म ऑफ फास्फोरस। सल्फर एलिमेंटल फॉर्म ऑफ सल्फर। ये जो मैंने सबस्टेंसेस लिए हैं, ये कहा गया इन सारे सबस्टेंसेस के लिए जो डेल्टा H0 का वैल्यू है, डेल्टा H0 का वैल्यू दैट इज इक्वल टू 0। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर सम एलिमेंट्स विच आर फॉर्मड इन नेचर बाय इट्स ओन। अब देख लीजिए, ऑक्सीजन जो है O2 एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। क्या ये ऑक्सीजन आप बनाते हो खुद से? ये क्योंकि कि ये ऑलरेडी बनता है। फिर से समझिए, जो ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट होता है, वो हमने नहीं बनाया, वो नेचुरली उस एयर में प्रेजेंट है। तो उस सबस्टेंसेस के लिए जो नेचर में खुद बनते हैं, उन सबस्टेंसेस के लिए हम स्टैंडर्ड हीट ऑफ द रिएक्शन 0 मानते हैं। इसकी एनर्जी 0 नहीं होगी, लेकिन यह सबस्टेंस नेचर में खुद से बनता है। नाइट्रोजन भी नेचर में खुद से बनता है। सल्फर, फास्फोरस, ग्रेफाइट नेचर में खुद से बनते हैं। एट स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ये खुद से बनते हैं। इसलिए कहा गया द स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन फॉर सच सबस्टेंसेस दैट कैन बी रिगार्डेड एज 0। अगर आपसे कभी पूछा जाए व्हाट इज द स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन, 0, बिकॉज ऑक्सीजन जो है O2 ये ऑक्सीजन का नेचुरल फॉर्म है। जब नेचुरल फॉर्म है एलिमेंटल फॉर्म, एलिमेंटल फॉर्म के लिए डेल्टा H हम 0 लेते हैं। सल्फर नेचर में खुद बनता है, फास्फोरस भी नेचर में खुद बनता है, ग्रेफाइट भी नेचर में खुद ही बनता है। अंडर नॉर्मल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर खुद बनते हैं। क्लोरीन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन नेचर में खुद बनते हैं एट नॉर्मल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसलिए यह कहा गया इनकी जो स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन है वो हम 0 मानेंगे। तो देख लीजिए बेटा, देख लीजिए, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं। मेरे पास कार्बन है, कार्बन एक एलिमेंटल फॉर्म है। कार्बन जो है नेचर में फ्री स्टेट में भी एग्जिस्ट करेगा। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द स्टैंडर्ड हीट ऑफ कार्बन, स्टैंडर्ड हीट ऑफ कार्बन, तो आप कहोगे 0, क्योंकि कार्बन जो है ये भी एक एलिमेंटल फॉर्म है। तो एलिमेंटल फॉर्म्स के लिए स्टैंडर्ड हीट ऑफ द रिएक्शन हम 0 कंसिडर करते हैं। तो इसको मैं ऐड कर दूंगा ऑक्सीजन O2। व्हाट इज द स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन फॉर O2? O2 के लिए स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? 0 होगी। समझ लो बेटा, समझ लो, ये दोनों आपस में कंबाइन कर रहे हैं। कार्बन कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ।
दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करें, कार्बन भी एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एलिमेंट है, ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे। कार्बन हमने फ्री स्टेट में लिया, ऑक्सीजन हमने कंबाइनर स्टेट में लिया, लेकिन ये कार्बन का एलिमेंटल फॉर्म है, ये ऑक्सीजन का एलिमेंटल फॉर्म है। तो जब मैं दोनों को कंबाइन करवाऊंगा तो यहां पे क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जब भी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड जब भी बनता है तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाती है। कितनी एनर्जी रिलीज हो जाती है, 400 किलो जूल पर मोल। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, व्हेनेवर कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन, तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में 400 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो जाती है। जब एनर्जी रिलीज हो गई तो ये एनर्जी कहां जाएगी, सराउंडिंग में जाएगी। ये एनर्जी किसको लॉस हो रही है, सिस्टम को। जब सिस्टम को इतनी एनर्जी लॉस हो रही है तो यहां पे साइन क्या आएगा बेटा, नेगेटिव साइन आएगा। तो कहने का मतलब यह है, जब कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं, ये क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और जब कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के बनने के टाइम कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाती है। दैट कंफर्म्स दैट फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। अब आपसे यह पूछा गया कि कार्बन और ऑक्सीजन जब कंबाइन कर रहे हैं एक्सोथर्मिकली, वो बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन आपसे अब एक क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की बोलिए एंथैल्पी कितनी होगी। तो देख लीजिए हमने एक चीज पढ़ा है, एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज किसके बराबर होता है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। बेटा समझिए क्वेश्चन क्या है, मुझे कार्बन और ऑक्सीजन दिया गया है, यह कहा गया है कि इन्होंने कंबाइन किया, कंबाइन करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बना। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के बनने के साथ साथ कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, माइनस 400 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रही है। तो मुझे अब क्या पूछा गया, इतनी एनर्जी तो रिलीज हो गई, लेकिन आप बताइए कार्बन डाइऑक्साइड की एंथैल्पी कितनी है, कार्बन डाइऑक्साइड की एनर्जी कितनी है, वो हमें मालूम करना होगा। देखिए मैं क्या करता हूं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच किसके बराबर होता है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। जब भी ये केमिकल रिएक्शन होती है, रिएक्टेंट्स किस में कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट में। तो एंथैल्पी चेंज किसके बराबर होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। तो हम क्या लिखेंगे, डेल्टा एच इज इक्वल टू HP इज व्हाट, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यहां पे है, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैं इसके बदले लिखूंगा एंथैल्पी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा समझ आ रही है, मैंने HP के बदले H कार्बन डाइऑक्साइड लिख लिया। HP रिप्रेजेंट्स एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, लेकिन प्रोडक्ट है कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए मैं HP के बदले लिखूंगा एंथैल्पी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दैट इज HP के बदले मैंने एंथैल्पी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिख लिया। और HR के बदले मैं क्या लिखूंगा, एंथैल्पी ऑफ कार्बन प्लस एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन। एंथैल्पी ऑफ कार्बन प्लस एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन O2। लेकिन मेरे एक चीज मैं आपको समझाता हूं, एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, क्या आपको यह दिया गया है कि यह रिएक्शन किस टेम्परेचर पे हुई है, नहीं दिया गया है। क्या आपको यह दिया गया है कि यह रिएक्शन किस प्रेशर पे हुई है, नहीं दिया गया है। वो भी ना तो हमें इस रिएक्शन का टेम्परेचर दिया गया है, ना तो हमें इस रिएक्शन का प्रेशर दिया गया है। जब कुछ भी ना दिया गया हो तो टेम्परेचर आपको लेना चाहिए फिर कितना, 298 केल्विन स्टैंडर्ड टेम्परेचर। प्रेशर आप कितना लोगे, दैट यू विल टेक 1 एटमॉस्फेयर। जब टेम्परेचर भी नहीं दिया गया है, प्रेशर भी नहीं दिया गया है, इट इज अज्यूम्ड दैट एज इफ रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस एट 298 केल्विन एंड प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर, यानी कि ये रिएक्शन फिर स्टैंडर्ड कंडीशंस पे हो रही है। तो डेल्टा एच किसके बराबर आएगा, डेल्टा एच विल बी इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, माइनस व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ कार्बन एट स्टैंडर्ड कंडीशन, जीरो। What is enthalpy of oxygen at standard condition, 0। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कार्बन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है, और एलिमेंटल फॉर्म में स्टैंडर्ड कंडीशंस में एलिमेंट्स की एंथैल्पी हम 0 कंसीडर करते हैं। इसलिए मैंने यहां पे लिखा एंथैल्पी ऑफ कार्बन भी 0 लिखा, एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन भी 0 लिखा। लेकिन ये आप कब 0 लोगे, जब टेम्परेचर 298 केल्विन हो और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो। हम इन दोनों की एंथैल्पी 0 ले सकते हैं, क्योंकि एलिमेंटल फॉर्म में सबस्टेंसेस की एंथैल्पी स्टैंडर्ड कंडीशंस में हम 0 कंसीडर करते हैं।
तो इसको हटा देते हैं बेटा, इसको हटा देते हैं। व्हाट इज डेल्टा एच नाउ इक्वल टू? डेल्टा एच इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एंथैल्पी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और आई कैन राइट इट एज द एंथैल्पी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू डेल्टा एच, इज इक्वल टू डेल्टा एच, और एंथैल्पी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच का वैल्यू क्या है? 400 किलो जूल। तो इसका मतलब है आपसे पूछा गया था कि कार्बन और ऑक्सीजन जब कंबाइन करेंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते समय कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, और फिर आपसे पूछा गया इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड की टोटल एंथैल्पी कितनी होगी। हमने जब डिटरमाइन की तो कार्बन डाइऑक्साइड की टोटल एंथैल्पी किसके बराबर निकली? 400 किलो जूल पर मोल के बराबर निकली। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की एंथैल्पी वही है जो इस रिएक्शन की हीट ऑफ रिएक्शन है, प्रोवाइडेड द रिएक्शन इज कैरीड एट स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब आप एक रिएक्शन स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर में करोगे, उस टाइम जो रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी वही एनर्जी होगी द एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन या एनर्जी ऑफ द कंपाउंड और एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोवाइडेड द रिएक्शन इज कैरीड एट standard conditions of temperature and pressure. So this was all about the factors affecting the value of delta H. हम कैसे delta H का वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं फॉर डिफरेंट कंपाउंड्स, या कौन कौन सी चीजों पे delta H का वैल्यू डिपेंड करता है। So this was all about regarding this lecture. Inshallah our next lecture will be regarding heat of formation and heat of combustion. फिर हम आगे जाके कैलोरीफिक वैल्यू भी डिस्कस करेंगे। तब तक आप ये वाला लेक्चर देख लीजिए। Soon we will be coming with our new lecture. Take care of yourself. खुदा हाफिज।